ऋषि के चेहरे पर गहरी बेचैनी थी। वह हर हाल में पराशर को बचाना चाहता था। जब पुलिस गांव में पराशर को पकड़ने पहुंची तो उसने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। पराशर, जो पहले से ही डरा हुआ था, झाड़ियों में छुप गया। ऋषि पुलिस के सामने जाकर झूठ बोलता है कि यहाँ पराशर आया ही नहीं है। वह बड़ी सफाई से कहता है, मैं खुद ढूंढ रहा हूँ उसे, पर अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। अगर कुछ पता चला तो मैं खुद आकर आपको बता दूंगा। पुलिस वालों को भी लगता है कि ऋषि शायद सच कह रहा है, इसलिए वे वहां से लौट जाते हैं। जैसे ही पुलिस चली जाती है, ऋषि पराशर के पास जाता है और कहता है, आप यहाँ से चले जाइए, अब खतरा और भी बढ़ गया है। आप यहाँ नहीं रुक सकते। पराशर उसकी बात मान लेता है। ऋषि उसे अपने साथ गेस्ट हाउस लेकर जाने की पेशकश करता है। रास्ते में ऋषि का एक्सीडेंट हो जाता है, पर वह किसी तरह खुद को संभालते हुए पराशर के साथ गेस्ट हाउस पहुंचता है। गेस्ट हाउस में ऋषि के पैरों में चोट लगी होती है, जिसे देखकर पराशर उसका मरहम पट्टी करता है। दोनों के बीच एक अजीब सी चुप्पी छा जाती है। पराशर अचानक ऋषि से पूछता है, तुम हमारे बारे में इतना क्यों जानना चाहते हो? ऋषि गंभीरता से जवाब देता है, क्योंकि जो कुछ भी आपके साथ हुआ है वो मेरे दिल को छू रहा है। आप मुझसे कुछ भी साझा कर सकते हैं। तब पराशर अपने अतीत का खुलासा करता है। वह कहता है, कुछ साल पहले एक शहरी बाबू गांव में आया था। वह बहुत आकर्षक और पढ़ा लिखा था। गांव की एक लड़की नूतन उससे बेहद प्यार करने लगी, लेकिन वह शहरी बाबू उसे छोड़कर चला गया। नूतन टूट गई। वह आज भी उसी के नाम पर जी रही है। उसकी जिंदगी वहीं रुक गई। फिर पराशर धीरे से कहता है, नूतन की वही बेटी है झनक। हम आज भी नूतन से बहुत प्यार करते हैं, उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये सब सुनकर ऋषि का मन विचलित हो जाता है। वह सोच में पड़ जाता है कि कहीं यह सब बातें उससे जुड़ी किसी और बड़ी सच्चाई की ओर तो इशारा नहीं कर रही। उधर ऋषि के घर पर शादी की बातें चल रही होती हैं। सभी लोग उसकी शादी की तैयारियों में जुटे हुए हैं, लेकिन ऋषि के मन में अब एक अलग ही उथल पुथल शुरू हो गई थी। उसी समय कहानी में एक बेहद भावुक मोड़ आता है। नूतन, जो झनक की मां है, अपनी बेटी के भविष्य को लेकर चिंतित हो जाती है। उसे लगता है कि अगर झनक इस गांव में रही तो वह कभी भी अपनी जिंदगी में वह ऊंचाई हासिल नहीं कर पाएगी जिसकी वह हकदार है। नूतन को एहसास होता है कि उसे अपनी बेटी के लिए कुछ बड़ा करना ही होगा। वह जानती है कि वह खुद गांव नहीं छोड़ सकती, लेकिन अपनी बेटी को एक उज्जवल भविष्य देने के लिए वह उसे शहर भेजने का बड़ा फैसला करती है। वह चाहती है कि झनक पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो और अपने सपनों को पूरा करे। इसी दौरान रश्मि, जो ऋषि की दोस्त है और नूतन व झनक के भी करीब है, ऋषि से मिलती है। ऋषि उससे एक सीधा सवाल पूछता है, आपकी बेटी का असली पिता कौन है? रश्मि थोड़ी चौंकती है, लेकिन फिर धीरे से जवाब देती है, वह कोलकाता का है। ऋषि हैरान रह जाता है। वह पूछता है, उसने कभी आपको और आपकी बेटी को अपनाने की कोशिश नहीं की? नूतन भावुक हो जाती है और कहती है, नहीं, उसने तो अपनी ही संतान को अपनाने से इनकार कर दिया। मेरी बेटी को उसका हक देने से इनकार कर दिया। उसने हमें ठुकरा दिया। यह सुनकर ऋषि के अंदर एक तूफान उठता है। वह सोचने लगता है कि कोई आदमी इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। वह ठान लेता है कि वह उस इंसान को सबक सिखाएगा जिसने नूतन जैसे सच्चे दिल को तोड़ा और झनक जैसे मासूम को पिता के प्यार से महरूम किया। ऋषि नूतन से कहता है, अगर आप उसकी तस्वीर दिखा सकें तो शायद मैं उसे पहचान पाऊं। मैं भी कोलकाता से हूं, हो सकता है मैं उसे जानता हूं। नूतन अनिरुद्ध की एक तस्वीर निकालती है और ऋषि को दिखाती है। तस्वीर देखते ही ऋषि के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह शख्स कोई और नहीं बल्कि अनिरुद्ध है, मून के पिता, और वही मून जिससे ऋषि सच्चा प्यार करता है। यह सच्चाई ऋषि को झकझोर देती है। उसकी आंखों के सामने पूरा भविष्य घूम जाता है। अब ऋषि एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां उसे तय करना है कि वह मून को सच बताए या नहीं। क्या वह अपने प्यार को खो देगा? क्या वह मून को उसके पिता की सच्चाई बताने की हिम्मत जुटा पाएगा, या फिर यह सच्चाई खुद ही मून के सामने आ जाएगी?
क्या ऋषि मून के पिता के खिलाफ खड़ा होकर नूतन और झनक को उनका हक दिला पाएगा, या वह अपने प्यार और अपने कर्तव्य के बीच उलझकर रह जाएगा? कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां हर किरदार की नियति बदलने वाली है। एक माँ की पीड़ा, एक बेटी का अधिकार, एक बेटे की अंतरात्मा की आवाज और एक प्रेमी का कर्तव्य, इन सब का संगम अब झनक की कहानी को एक नई दिशा देने जा रहा है। मून का मन बेहद बेचैन था। वह खाना नहीं खा रही थी और बार बार ऋषि की चिंता में खोई जा रही थी। उसकी आंखों में ऋषि को लेकर साफ फिक्र झलक रही थी। तभी अर्शी उसे टोके बिना नहीं रह पाती। तुम्हें अब भी ऋषि की चिंता हो रही है? उसके स्वर में खीज और ताना दोनों शामिल थे। मून कुछ कहने ही वाली थी कि अनिरुद्ध ने बीच में टोकते हुए कहा, अर्शी, इस तरह की बातें मत करो। तुम ऋषि के घर में भी कुछ ऐसा ही बोल रही थी। मून के लिए यह सुनना चौंकाने वाला था। उसने चुप्पी तोड़ी और पूछा, बाबा, वहाँ क्या हुआ था? आपने क्या कहा था? अनिरुद्ध ने भारी मन से जवाब दिया, मैंने सिर्फ यही कहा कि शादी के बाद तुम दोनों मेरे साथ नहीं रहोगे। मून का चेहरा उतर गया। उसने गुस्से से अपनी माँ अर्शी की तरफ देखा और कहा, मॉम, आपने उन लोगों से ऐसा कैसे कह दिया? अर्शी झल्ला गई, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारे लिए ही सोचती हूँ। तुम्हें मेरी बात बुरी लगी। लेकिन मून चुप रही। उसकी खामोशी में बहुत कुछ छिपा था। अर्शी को समझ में आ गया कि वह सीमा पार कर चुकी है, इसलिए वह वहां से गुस्से में चली गई। अनुज मून को समझाने की कोशिश करता है, अर्शी का कॉल आ जाएगा, चिंता मत करो। उधर दूसरी तरफ पराशर का चेहरा गंभीर था। माथे की लकीरें उसकी बेचैनी बयां कर रही थी। वह गांव में लगे मेले को देखने का मन बना चुका था। उसका कहना था, हम यहाँ आए हैं तो मेला देखे बिना नहीं जाएंगे। उसकी आवाज में कोई सामान्य उत्सुकता नहीं, बल्कि उस पुराने जख्म की टीस थी जो अब बदले में बदल चुकी थी। इस गांव के लोग ही अब इस शहर में नहीं टिक पा रहे। ये शहर वाले हमारी जमीन हड़पना चाहते हैं, और उस शहरी बाबू ने तो तुमको भी धोखा दिया था। तुम सब कैसे भूल सकती हो? उसकी आंखों में आग जल रही थी। वह अब किसी भी हालत में अपनी जमीन किसी शहर वाले के हाथ में नहीं जाने देना चाहता था। गांव का मेला शुरू हो चुका था। पूरा गांव झूम रहा था। ढोलनगाड़ों की थाप, रंग बिरंगे झंडे, बच्चों की खिलखिलाहट और तरह तरह की दुकानों से सजी गलियां माहौल को उत्सव में बदल रही थी। पराशर भी मेले की ओर बढ़ता है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि ऋषि अब उस पर नजर रखने लगा है। ऋषि को पराशर के पुराने जमीन वाले मामलों पर शक हो गया था। उसने तय किया कि वह चुपचाप उसका पीछा करेगा। वह कैमरे में पराशर की हर गतिविधि रिकॉर्ड करने लगा, उसकी चालों पर नजर रखी और धीरे धीरे कुछ तस्वीरें खींची। पराशर कोई साधारण आदमी नहीं था। उसे यह जल्दी एहसास हो गया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने तुरंत पलटकर अपनी तेज नजरों से चारों तरफ देखा और ऋषि को पकड़ लिया। तुम कौन हो? हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? उसकी आवाज में तेजी और शक दोनों थे। ऋषि थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए बोला, मैं एक फोटोग्राफर हूँ, मेला कवर करने आया हूँ। मैं बस कुछ तस्वीरें खींच रहा था। पराशर की आंखें संदेह से भरी हुई थी। पुलिस वालों की तरह हमारा पीछा कर रहे हो और कहते हो हम तुम्हें मेहमान माने? उसी वक्त ऋषि के फोन पर अदिति का कॉल आता है। पराशर बिना कुछ बोले झपटकर उसका फोन ले लेता है। कौन है ये लड़की जो बार बार कॉल कर रही है? वह फोन की स्क्रीन पर नजर डालता है। ऋषि घबरा जाता है। उसे अपनी पहचान उजागर होने का डर सताने लगता है। पराशर एक अलग ही तेवर में कहता है, चिंता मत करो, पानी पियो, शांति से रहो। अगर कोई दिक्कत हुई तो हम खुद देख लेंगे। हमारे मेहमान हो तुम। एक अजीब सी मुस्कान के साथ वह ऋषि को गांव के एक पुराने कमरे में बंद कर देता है। गांव वाले भी पराशर की बातों पर विश्वास कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि ऋषि कोई जासूस है जो गांव में कुछ गलत करने आया है। ऋषि कमरे में बंद हो जाता है। वह दरवाजे खटखटाता है, खिड़की से झांकने की कोशिश करता है, लेकिन सब बेकार। उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता। उधर गांव वाले और पराशर मेला देखने चले जाते हैं। ऋषि को कुछ भी समझ में नहीं आता,
लेकिन तभी कहानी में एक बड़ा खुलासा होता है। जिसे पराशर अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था, वह और कोई नहीं बल्कि अनिरुद्ध ही था। वही अनिरुद्ध जिसने गांव वालों से जमीन खरीदने के लिए झूठे वादे किए थे, कागजात में हेराफेरी की थी और फिर मुकर गया था। उसका यह धोखा गांव वालों को भारी नुकसान दे गया था। पराशर को यह धोखा इतना गहरा लगा कि उसने कसम खा ली कि वह अनिरुद्ध को माफ नहीं करेगा। अब उसका मकसद साफ था, अनिरुद्ध को गांव बुलाना और उसे उसी की जमीन पर सबके सामने नीचा दिखाना। उधर अदिति, जो ऋषि की चिंता में परेशान थी, गांव पहुंच जाती है। उसके साथ अनिरुद्ध और सान्या भी होते हैं। अदिति की नजर मेला में घूमती हुई एक लड़की पर पड़ती है। वह झनक थी। दोनों की आंखें टकराती हैं। एक अजीब सी अनुभूति होती है। वे एक दूसरे को पहचान नहीं पाती, पर एक गहरी मां बेटी की अनुभूति उन्हें खींचती है। उधर मेला में ही पराशर की नजर अचानक अनिरुद्ध पर पड़ जाती है। अब पराशर, ऋषि और अनिरुद्ध तीनों एक ही जगह हैं, लेकिन अलग अलग भूमिकाओं में। एक बदला लेने को तैयार, दूसरा सच जानने को बेचैन और तीसरा अपने झूठ के बोझ से अनजान। ये टकराव अब एक नई दिशा लेने वाला है, जहां रिश्तों का सच सामने आएगा, पुराने घाव फिर से खुलेंगे और हर किरदार को अपने फैसलों के अंजाम का सामना करना पड़ेगा।